हेलो एंड नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे चैनल के व्यूअर्स। बहुत दिनों से सोच रहा था, मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कुछ और वीडियोस बनाया जाए। तो मैं काफ़ी समय ले लिया, कुछ कामों में व्यस्त था, तो इसलिए कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ऑन दैट। सो आज का वीडियो जो टॉपिक है, आज आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ स्पेशल कुछ वर्ड्स इसमें लिखे हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मोस्ट आस्क्ड ट्रू फॉल क्वेश्चंस। सो ट्रू फॉल क्वेश्चंस काफी सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट भी करते हैं और मैं खुद भी क्वेश्चंस देखता रहता हूँ। आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि ट्रू फॉल क्वेश्चंस काफी सारा एनआईएसएम स्पेशली 5A के जो एग्जाम्स हैं उसमें काफी सारे आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस को काफी लाइटली लेते हैं। अगर आप लाइटली ले रहे हो तो आप गलती कर रहे हो और इसी की वजह से काफी सारे मार्क्स आपके लूज होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने काफी सारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और उनको आप समझेंगे। बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, एक ही चीज पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट के क्लियरेंस। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपके साथ कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो आप इजीली ये एग्जाम पास कर सकेंगे। तो डोंट गेट स्ट्रेस्ड, डोंट गेट लाइक एनी स्केरी thing in your mind. If you have a confidence that yes, I'm doing the right thing, right work as per this study is concerned, you can easily pass this exam. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस आज के एक नए वीडियो को, जिसको हमने ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, जो कि स्पेशली एनआईएसएम 5A एग्जामिनेशन और बैंकिंग जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बैंकिंग के कुछ कोर्स कर रहे हैं या फिर कुछ जॉब में जा रहे हैं, तो स्पेशली ये वीडियो उनके लिए बहुत एप्लीकेबल होगा और बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरा का पूरा सेट समझ में आए। ठीक है, इस वीडियो में मैंने करीब करीब 25 क्वेश्चंस डाले हैं और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि 25, क्योंकि एक साथ 50 या 100 क्वेश्चन से काफी वीडियो बड़ा हो जा रहा था। तो कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि मुझे थोड़ा सा मतलब जल्दी ये वीडियो ये होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये सोच के बनाया कि 2 सेट्स बनाएंगे ताकि डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि आज के डेट पे ये ट्रेंड बनते जा रहा है। मैंने भी काफी सारे एग्जाम्स में देखे, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं कि सर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन से कंफ्यूजन नहीं होना है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को समझना है एंड देन आपको अटेम्प्ट भी करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि इस तरह के जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैसे समझेंगे, क्या आप इसका मीनिंग होता है। अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है एग्जाम, तो आपको इस चीज को कैसे करके इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अब इसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में, अब देखिए चारों ऑप्शन में देखिए ए बी सी एंड डी, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर टू कंप्लीटली डिफरेंट, ऐसा बोल रहा है कि। दूसरा आपको क्या बोल रहा है, savings precedes investment because you are first save money and to have capital to invest. When you invest money, the primary objective is always to keep the capital 100% safe. D बोल रहा है saving refers to increase consumption to increase money flow into the economy. अब ये चारों स्टेटमेंट को आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको ये स्टेटमेंट बताना है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट होता क्या है। ठीक है, अगर आप ये समझ गए हैं तो बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए, फटाफट बताइए। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर है, देखिए आपके स्क्रीन पे कलर चेंज हो गया होगा, बी। क्यों बी है ये भी आपको समझा देता हूं। यू मस्ट
फर्स्ट सेव। देखिए कोई भी अर्निंग अगर कोई इंसान कर रहा है, दुनिया में सब लोग इनकम कर रहे हैं, सब लोग अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास अर्निंग हो रही तो सबसे पहला आपके पास ये जो फोकस होना चाहिए, सबके पहला आपको ये काम करना चाहिए, वो है सेविंग। तो सेविंग आपका अगर हो जाता है देन आप उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा इजी वे में आपको समझा दे रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट इन्फ्लेशन इज ट्रू। अब ये पूछ रहा है कि इन्फ्लेशन के मामले में कौन सा ये चारों स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आपको इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा, देखिए मैं मेरे स्टूडेंट्स आपको ये मैं ये एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे आप आए हो, मेरे वीडियोस आप अगर देख रहे हैं तो आप देखोगे कि मैंने इस एनआईएसएम को लेकर कोर्स बनाया है। उसमें आप देखोगे बहुत सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज आपको अभी एक्सप्लेन किया हूँ। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जाके उस वीडियो को देखिए और समझिए, क्योंकि आपका उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाँ ये वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन 2 पे। तो अब ये चार ऑप्शन दिए के बताइए क्या आंसर इसका होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा। अब देखिए आपके स्क्रीन पे ये कलर चेंज हो जाएगा। इन्फ्लेशन इरोड्स द परचेजिंग पावर ऑफ मनी ओवर टाइम। अब इरोड्स का मतलब होता है खा लेना, मतलब कम कर देगा या फिर नीचे कर देता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन जब होगा तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। आज देखिए आपका पेट्रोल का प्राइस अच्छा क्या है, 103 रुपये, 105 रुपये, 106 रुपये, ऐसा करके स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। लेकिन यही चले जाइए 100 रुपए में आपको 1 लीटर से ज्यादा पेट्रोल मिलता था, राइट। लेकिन आज कितना मिल रहा है, 1 लीटर मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, पैसा आपको ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन आपकी जो सामान है, जो आप चीज खरीद रहे हो, वो कम हो जाती है, राइट। तो ये परचेजिंग पावर जो होता है आपका, ये इरोड कर देता है, मतलब थोड़ा क्षय कर देता है, जिसको बोलते हैं कम कर देना। ठीक है, चलिए आपको एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैंने समझा दिया। ये देखिए आपको एक्सप्लेनेशन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन्फ्लेशन इज जनरली राइज इन प्राइसेस मेनली द सेम अमाउंट ऑफ मनी बाइज फूर गुड्स इन द फ्यूचर। मतलब भविष्य में आप पैसा देंगे उतना ही, लेकिन सामान आपको कम मिलेगा, ठीक है। जो कि अभी आप देखोगे बहुत सारे कमोडिटीज में होता है, इसीलिए सरकार आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाती है इसको कंट्रोल करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, थर्ड, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द बॉन्ड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट प्राइसेस। अब देखिए यहाँ दो वर्ड आपको आ गए, बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट प्राइसेस। अब आपको अगर बॉन्ड और इंटरेस्ट प्राइसेस में फर्क समझ में आ गया होगा तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। अगेन आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है आपको। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप एग्जाम पास करने में बहुत कठिनाई हो जाएगी आपको। तो ये चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में देखिए बताइए क्या करेक्ट आंसर है। चलिए देख लेते हैं एक बार करेक्ट आंसर क्या है। The correct answer is when interest rate in the economy increases, the price of existing bond decreases. ये वाइस वर्सा चलता है, ठीक है ना। ये मतलब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा, ठीक है। आप अगर ये चैप्टर को थोड़ा पढ़े पढ़े होंगे तो मैं आपको अगेन ये चैप्टर नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन ये कॉमन फैक्टर है, राइट। तो existing bonds becomes less attractive and new bonds after high rates, forcing the price of old bonds coming down. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट अबाउट एसेट एलोकेशन इज ट्रू। एसेट एलोकेशन के मामले में ये क्या स्टेटमेंट जो जिसमें दिए गए हैं चारों में से कौन सा सही बैठता है। अब देखिए इसका उत्तर को समझने का एक चीज और है, ऑप्शंस आपके पास, कि आप ये सोचिए कि जब स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं ना, मैं आपको बहुत आसान सा इसमें तरीका बता देता हूँ। ये सोचिए कि कौन सा इस स्टेटमेंट सबसे गलत है। एसेट एलोकेशन का मतलब आपको अगर समझ में आ रहा होगा कि टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफिकेशन, इसमें आप देखिए इन चारों में से कौन सा गलत है। वही जो बचेगा आपका, वही आपका सच है या फिर करेक्ट आंसर या ट्रू है। चलिए बताइए। द करेक्ट आंसर इज, अभी देखिए आपके स्क्रीन में चेंज हो गया होगा कलर, स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन इज अलाइंड विद द इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल गोल्स एंड रिस्क प्रोफाइल। तो ये देखो क्या बोला, ट्रू माने जो सही है ये बोल रहा है ना। इसका मतलब ये होता है कि पैसा अलग अलग जगह इस तरह बांटना है जो निवेशक की जरूरत, मतलब जो इन्वेस्टर है उसका जरूरत, निवेशक मतलब इन्वेस्टर, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में तो बता दे रहा हूँ।
समय और जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार तय किया जाता है। जैसे मान लीजिए रिस्क एपेटाइट अलग अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अगर रिस्क ज्यादा ले सकता है तो उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट वैसा बताया जाता है। या सिंपल शब्दों में ये समझ सकते हैं कि जो जोखिम लेता है, रिस्क मतलब जोखिम, उसके हिसाब से, जैसे कोई नहीं ले सकता तो उसको एफडी में डालना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत है तो चलो बॉन्ड में दे देंगे, या फिर इसी तरह से कोई अलग अलग तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट है। तो आप एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इसी तरह को देखते हुए उसके जो एसेट एलोकेशन है उस तरह को आपको प्लान करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए मैंने आपको बता भी दिया इसका एक्सप्लेनेशन, वही चीज आपको स्क्रीन पे लिख के आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर। अभी म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। अ म्यूचुअल फंड इज लीगली established as a partnership firm. Unit holder are beneficiary owners of the asset in a mutual fund trust. या फिर AMC participate in schemes profit and losses alongside investors. या म्यूचुअल फंड आर अनरेगुलेटेड व्हीकल दैट डू नॉट फॉलो सेबी रूल्स। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब बाकी जो स्टेटमेंट होंगे वो गलत होंगे, एक ही स्टेटमेंट इसमें ट्रू होगा। बताइए इसमें कौन सा होगा। द करेक्ट आंसर इज बी, यूनिट होल्डर्स आर बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ द एसेट इन म्यूचुअल फंड ट्रस्ट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरह से आपको आंसर देने हैं। अभी देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा इन्वेस्टर्स पूल ऑफ, अगर म्यूचुअल फंड को देखा जाए तो क्या है, इन्वेस्टर्स का एक पूल ऑफ मनी है जो कि ट्रस्ट के रूप में रहता है, एंड प्रॉफिट लॉस बिलोंग एंटायरली टू देम, चाहे वो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, राइट। चाहे उसका मान लीजिए प्रॉफिट या मुनाफा बोल लेते हैं या नुकसान हो सकता है, वो पूरी तरह उसकी निवेशक के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसीलिए आपको ये बोला जाता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आप सेल करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के निवेशक के हिसाब से उसको क्या जरूरत हो सकती है, कितना रिस्क ले सकता है ना, इसके हिसाब से करिए। नंबर 6, विच स्टेटमेंट अबाउट नेट एसेट वैल्यू और एनएवी इज ट्रू। इसमें चारों में से बताइए कौन सा होगा, फटाफट बताइए। एनएवी रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी मैनेज बाय द फंड हाउस। अब देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आप बुक में से हाईलाइट करके अगर पढ़ रहे हैं, प्लीज सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस मत करिए, थोड़े से आप वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज के ऊपर ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, राइट ना। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। The correct answer is B. NAV is the true worth of a single unit of a mutual fund scheme, right? इसका मतलब ये है कि अगर आज पूरा म्यूचुअल फंड स्कीम को बेच दिया जाए तो जो हर यूनिट की कितनी कीमत निकलेगी उसी को बोलते हैं NAV। मैं मतलब आपको एक सरल शब्दों में बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपको ये एक्सप्लेनेशन भी कर दिया मैंने, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपन एंडेड फंड। अब अगर ओपन एंडेड फंड का मतलब आपको समझ में आता है या फिर आपको पता है उसकी मीनिंग, तो आप ये चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब कौन सा आंसर आपको करेक्ट है। चलिए देखते हैं आगे करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज, अभी देखिए स्क्रीन पे आपको कलर चेंज हो गया होगा, अलाउ बी का करेक्ट आंसर, दे अलाउ इन्वेस्टर्स टू एंटर और एग्जिट एट एनी टाइम एट एनएवी रिलेटेड प्राइसेस। मतलब कोई भी जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर है, दे कैन एंटर एंड एग्जिट। इसका स्टेटमेंट ये ओपन एंडेड स्कीम्स के हिसाब से सही बैठता है, ठीक है। तो पैसा डालना और निकालना माने एंटर और एग्जिट दोनों ही इसमें पॉसिबिलिटीज होती है, संभव होता है। चलिए नंबर 8 पे चलते हैं अब। विच स्टेटमेंट अबाउट इंडेक्स फंड्स इज ट्रू। अभी देखिए मैं हर एक चीज को देखिए वर्ड्स के ऊपर घुमा घुमा के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो मेरा उद्देश्य है कि ये कि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना, इसलिए वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिए थोड़ा, तो आपको समझ में आने लगेगा। अब देखिए चारों ऑप्शंस में कौन सा जो ऑप्शन है करेक्ट है बताइए। द करेक्ट आंसर इज, देखिए स्क्रीन पे आपको कलर चेंज हो गया होगा, दे आर पैसिव फंड्स, दे सीक टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक इंडेक्स। तो इंडेक्स फंड्स इसको बोलते हैं। इंडेक्स फंड्स किसी एक इंडेक्स, जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 होता है या कोई एक को फॉलो करते हैं, उसी के फंड मैनेजर खुद से ही शेयर नहीं चुनता, बल्कि इंडेक्स में जो कंपनियां होती हैं
उन्हीं में से उसकी प्रोपोर्शन या में निवेश किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडेक्स फंड। अब देखिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 9 क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पॉन्सर। तो स्पॉन्सर के हिसाब से, अगर देखिए स्पॉन्सर के रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे ना, तो इसी का मिलता जुलता आएगा, तो आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा वर्ड्स पे ध्यान दीजिए आप। चलिए बताइए क्या होगा, ए बी सी या डी? द करेक्ट आंसर इज, अभी देखिए डी, द स्पॉन्सर मस्ट हैव पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ हायर देन देयर कंट्रीब्यूशन टू द एएमसी। तो सेबी जो है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सुनिश्चित करता है कि म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर फाइनेंशियली मजबूत हो, है ना। इसीलिए स्पॉन्सर के पास अच्छा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड वो सुनिश्चित करते हैं, और ये निश्चित नेटवर्थ होना जरूरी होता है ताकि फंड का जो स्टेबिलिटी है वो रहे और वो सेफ रहे। ठीक है, इसका मतलब यही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको कर दिया। अब आपके पास नंबर 10 क्वेश्चन पे देखिए क्या है, विच स्टेटमेंट अबाउट द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इज ट्रू। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार घुमा घुमा के आता है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो आंसर है वो करेक्ट है, बताइए। ऑप्शंस देखिए क्या क्या है, ए बी सी एंड डी। द करेक्ट आंसर इज ए, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द ट्रस्टीज मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पॉन्सर। इसका मतलब ये हो रहा है कि इंडिपेंडेंस, अगर देखिए क्या मतलब होता है इसका, इंडिपेंडेंट इसलिए जरूरी होता है ताकि स्पॉन्सर का दबाव निवेशकों के पैसों पर असर न डाले। इसलिए ये सुनिश्चित किया जाता है या सुनिश्चित होता है कि इन्वेस्टर के हित में ही सुरक्षित रहे और फैसले निष्पक्ष तरीके से किया जाए, है ना। या एक सिंपल लाइन में समझ सकते हैं, इंडिपेंडेंस का मतलब सीधा सिंपल स्पॉन्सर का इन्फ्लुएंस से बचाव करना इन्वेस्टर का, और इन्वेस्टर को का प्रोटेक्शन करना, यही होता है काम। देखिए एक्सप्लेनेशन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, देखिए अपनी चीजों को समझना है ना, टाइम पास नहीं करना है। अभी देखिए आगे देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कस्टोडियन। अभी कस्टोडियन के बारे में 4 ऑप्शंस आपको दे रहा है। क्या बोल रहा है, कस्टोडियन रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग ऑफ द फंड टू रिटेल इन्वेस्टर्स, custodian handles the safe custody of the scheme assets and settles transaction. Every AMC must act as its own custodian to save cost. Yeah, the custodian reports directly to the sponsor only. अब बताइए इसमें से क्या ऑप्शंस करेक्ट है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देखिए स्क्रीन चेंज हो गया। अब आपका एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका, the custodian provides an independent check by holding the securities on behalf of the unit holders. तो निवेशक जो होता है उसको बोलते हैं यूनिट होल्डर्स की तरफ से सिक्योरिटीज अपने पास सुरक्षित रखता है। यह एक इंडिपेंडेंट चेक है की तरह काम करता मान लीजिए, और ताकि फंड की संपत्ति सेफ रहे और इसका गलत इस्तेमाल न हो सके। यही इसका एक्सप्लेनेशन है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 12, विच स्टेटमेंट अबाउट एम्फी इज ट्रू। अब एम्फी का तो मतलब आप बिल्कुल जानते होंगे। अब देखिए एम्फी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये कौन सा ऑप्शन सही है। द करेक्ट आंसर इज, चलिए फटाफट लिखिए, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज, अभी देखिए मैं, मेरे जितने वीडियोस होते हैं ना इस तरह के वीडियोस होंगे, तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए कि आप जब भी मेरे वीडियोस को देखें तो एक अपना एक कॉपी और पेंसिल भी लेके बैठिए, ताकि आपका साथ पे साथ प्रैक्टिस भी होता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज सी, AMFI is an association of all registered AMCs that recommends best business practices। तो ये क्या करता है बेसिकली, एम्फी का मतलब मैं आपको फिर से बता भी देता हूं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। यह इंडस्ट्री एसोसिएशन है, रेगुलेटर नहीं है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, रेगुलेटर से भी है लेकिन, ठीक है ना। यह म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, मतलब किस तरह से काम किया जाएगा ताकि जो इन्वेस्टर है वो सेफ रहे, उसके लिए क्या प्रैक्टिसेस करनी है, क्या एथिक्स बनाने हैं, तो इस तरह का ये काम जो है एम्फी देखता है। एम्फी क्या रूल्स नहीं बनाता, बल्कि इंडस्ट्री के प्रोफेशनल और डिसिप्लिन बनाता है, ताकि ये जो ये इंडस्ट्री है कैपिटल मार्केट का,
ये ठीक तरह से काम करे, जो ये मान लीजिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, इस पे ठीक तरह से काम हो जाए। ठीक है, तो यही काम करता है एमफी। चलिए, आपका हो सकता है आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 13, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेबी इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस। अब क्या बोल रहा है कि सेबी का रेस्ट्रिक्शंस क्या है, मतलब क्या उसको रोक सकता है, कि क्या सेबी रोकता है, इसको ये पूछ रहा है इसमें। अब देखिए, चार ऑप्शन इसमें आपको दिए हैं। स्कीम कैन इन्वेस्ट 100% ऑफ इट्स एनएवी इन अ सिंगल कंपनी शेयर, या फिर क्या बोल रहा है, म्यूचुअल फंड स्कीम जनरली कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ एनएवी इन द सिंगल इंश्योरर्स डेट, या फिर म्यूचुअल फंड आर अलाउड टू प्रोवाइड अनलिमिटेड लोन्स टू कॉर्पोरेट हाउसेस, या डेट फंड्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एनी लिक्विड एसेट्स इन देयर पोर्टफोलियो। चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं एक बार, क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज बी। A mutual fund scheme generally cannot invest more than 10% of NAV in the single users। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप किताब को पढ़िए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किताब पढ़ेंगे तो आपका डाउट क्लियर होने लगेगा। ठीक है, और मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, आपको यहाँ से भी बहुत सारी चीजें आपको हेल्पफुल हो जाएगी। राइट, यह नियम इसलिए भी लगाया जाता है, एक चीज का आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ कि ताकि पूरा निवेश किसी एक ही कंपनी पर निर्भर न हो। इससे पोर्टफोलियो जो होती है वो डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, कि भाई मान लीजिए किसी जगह किसी एक कंपनी में लगा हुआ है, तो क्या होगा, किसी कोई रिस्क हो गया तो पूरा का पूरा पैसा इफेक्टेड हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन होती है ना। डाइवर्सिफिकेशन जितना होगा जो उससे रिस्क कम होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है। विच स्टेटमेंट अबाउट द टोटल रिटर्न इंडेक्स और टीआरआई जिसको बोलते हैं इज ट्रू। इसमें इन चारों में से ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताइए क्या होगा सही। चलिए फटाफट देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज सी। सेबी मैंडेट्स बेंचमार्किंग स्कीम्स अगेंस्ट ट्राई और टीआरआई बिकॉज इट इंडिकेट्स डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम। अब इसमें देख लेते हैं क्या ट्राई क्या होता है, टोटल रिटर्न इंडेक्स को बोलते हैं। ज्यादा सही तरीके से अगर समझेंगे तो कंपैरिजन देता है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड को डिविडेंड और इंटरेस्ट भी मिलता है, या सिर्फ प्राइस चेंज ही नहीं। राइट, इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। क्या करता है वो, फिर एक कंपैरिजन देता है कि भाई म्यूचुअल फंड और में डिविडेंड या इंटरेस्ट फ्रॉम देयर होल्डिंग, जितने भी वो होल्डिंग्स कर रखे हैं, जितने ले रखे हैं जो इन्वेस्टर है, उस पे करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा। राइट, एक मान लीजिए एक कंपैरिजन आपको बताता है। अभी देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्वेस्टर राइट्स। तो इन्वेस्टर का राइट्स मतलब होता है, मैं बताइए। अब इसको अगर समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, राइट्स मतलब अधिकार। राइट, अब ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है। द करेक्ट आंसर इज, देखिए किस पे ग्रीन हो गया, सी पे। 75% ऑफ यूनिट होल्डर्स कैन टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एमएनसी। यूनिट होल्डर्स का क्या होता है, सिग्निफिकेंट पावर होते हैं, उनके पास एक राइट मतलब उनका अधिकार होता है टू रिमूव द मैनेजर इफ दे एक्ट कलेक्टिवली, अगर सब मिल जाए तो, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब मतलब इसका ये होता है कि वो कलेक्टिवली एक साथ मिलकर फैसला ले लेते हैं, तो वे फंड मैनेजर को भी हटा सकते हैं, है ना। इसके चीज का ध्यान रखिएगा। नंबर 16, विच स्टेटमेंट अबाउट स्कोर्स इज ट्रू। अब बताइए, स्कोर्स के बारे में तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। स्कोर्स के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इस चारों में से सही है। अब वैसे खोजिए कि कौन सा गलत है। आपको स्कोर्स का अगर मीनिंग समझ में आ गया होगा तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो स्कोर्स क्या है ना। चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज सेबी वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवांस रिड्रेस सिस्टम फॉर इन्वेस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से मार्किंग कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का कहीं ना कहीं घूम घूम के आता है। ठीक है, तो ये उसका एक वेब बेस्ड है, मतलब एक आपका पोर्टल की तरह हो गया। ठीक है ना। स्कोर्स अलाउ क्या करता है, अलाउज रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैक देयर कंप्लेंट्स। मान लीजिए कुछ कंप्लेन किया, अगर इन्वेस्टर को मान लीजिए कुछ अगर
प्रॉब्लम हुई है तो कहाँ जाएगा वो? तो ये स्कोर्स बोल के एक वेबसाइट है जो कि सेबी द्वारा ही है, और वो क्या करता है, अपना कोई भी अगर ग्रीवांस होता है, मतलब कोई अगर कंप्लेन होता है, तो उसको जाके वो ट्रैक कर सकता है कि भाई हम हमारे कंप्लेन का क्या हुआ है, क्या वो रिजोल्यूशन मिला है या नहीं मिला है, या क्या हो रहा है अभी तक का, राइट। चलिए आगे चलते हैं। 17 देखिए क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द म्यूचुअल फंड एडवर्टीजमेंट। अब ये एडवर्टीजमेंट जो होती है म्यूचुअल फंड में, इसके बारे में, इन चारों ऑप्शंस के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। चलिए बताइए, करेक्ट आंसर आंसर क्या होगा? म्यूचुअल फंड एडवर्टाइजमेंट कौन से चैप्टर में आता होगा, या फिर आपने बुक में पढ़ा होगा, बिल्कुल आपको याद होगा। चलिए थोड़ा सोच समझ के बताइए। द करेक्ट आंसर इज A. Advertisement must include a standard warning about market risk in eligible funds. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है आपको समझने के लिए कि आप देखिए ये बहुत, आपको ये दिखता भी होगा कि आप देखिए कभी भी म्यूचुअल फंड्स की एड आ रही होगी ना, एक आपको बहुत मोटे मोटे अक्षरों में या फिर बोल्ड लेटर्स में, इट इज रिटन इन बोल्ड लेटर्स ऑन एनी एडवर्टीजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स की दीज आर रिलेटेड टू मार्केट रिस्क, है ना। ये चीज बड़ा एकदम स्ट्रांगली इसको लिखा जाता है, ठीक है ना, ताकि इन्वेस्टर को पता चले कि हाँ ये मार्केट में है या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा, तो इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 17 भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 18, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट किम। अब किम का क्या मतलब होता है बताइए? किम का मतलब होता है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, या की इंफॉर्मेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में किम बोलते हैं। अब इन चारों में से किम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट को थोड़ा सा पढ़िए, आपको देखिए आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। क्या होता है किम, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। देखिए आंसर ग्रीन हो गया। किम इज अ समरी ऑफ SID एंड SAI एंड मस्ट बी अटैच्ड टू द एप्लीकेशन फॉर्म। तो किम क्या है? किम क्या है, क्या बताता है? मेमोरेंडम या की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रोवाइड करता है एसेंशियल फैक्ट। मान लीजिए फंड्स के बारे में कुछ एसेंशियल फैक्ट्स हैं, जो कि मान लीजिए कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके बारे में थोड़ा इन्वेस्टर को पता चलना चाहिए, तो उसका एक कंडेंस्ड फॉर्म, एक फॉर्मेट के हिसाब से बता के देता है, ठीक है। तो ये हो गया उसका एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 19 में देखिए क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट रिस्कोमीटर इज ट्रू। अब आपको रिस्कोमीटर समझ में आ गया होगा, तो आपको ये चारों में से ऑप्शंस भी समझ आ जाएगा। देखिए मेरा लक्ष्य सिर्फ यही है कि जो हमारे स्टूडेंट है ना, जो मेरे स्टूडेंट्स है, जो इस चीज को देख रहे हैं, उनको बहुत ही आसान शब्दों में रहे। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी भी तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, तो ये चीज आप समझ लीजिए कि आपको बिना नॉलेज के आगे काम नहीं चलेगा। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल थोड़ा सा कम बेसी मार्क्स होने से चल जाएगा, क्योंकि 50 मार्क्स आपका पास वाला है। लेकिन मैं देखता हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो 48, 49, 43, 44 में अटक जाते हैं। तो ये क्योंकि उनको या तो फिर ट्रू फॉल्स का जो क्वेश्चन है उनको समझ में नहीं आता है, या फिर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इस चैनल में आप आए हैं तो बिल्कुल आपको मैं हेल्प करूंगा, राइट। Correct answer is C. The riskometer must be evaluated on a monthly basis by the EMC. अब ये नियम है कि उनको इवेल्युएट करना है, क्योंकि हर वक्त मार्केट चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये रिस्कोमीटर्स के बेसिस पे जो इन्वेस्टर है वो डिसीजन लेता है ना, इन्फॉर्म डिसीजन इसको बोलते हैं। नंबर 20, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? एक पूरा टोटल, जिस चीज से, जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीजों से मिला होता है पोर्टफोलियो, तो उसकी बारे में डिस्क्लोजर मतलब उसको बताना है। ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताइए। चलिए मैं बता देता हूं, करेक्ट आंसर इज बी, है ना। अब देखो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। रेगुलर डिस्क्लोजर्स इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी सो इन्वेस्टर्स नो एग्जैक्टली वेयर देयर मनी इज इन्वेस्टेड। ये इन्वेस्टर का हक है
ये उसको पता चलना चाहिए कि उसका पैसा उसने जो लगाया है वो कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है उस पैसे का। ठीक है, इसीलिए इस एक्सप्लेनेशन को मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। 21 21 क्या पूछ रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट साई इज ट्रू, SAI, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, SAI। अब ये चारों में से बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। The correct answer is D. Sai contains statutory information about the AMC and the mutual fund constituents. The statement of additional information क्या बताता है, is a single document, एक डॉक्यूमेंट है जहां आपको entire फंड हाउस के बारे में जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है, ये बस छोटी सी चीज याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 22 आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिद्ध। अब देखिए पहला वाला क्वेश्चन डिफरेंट था, ये क्वेश्चन अभी डिफरेंट सिद्ध पे आ गया। तो SID, हम चारों ऑप्शंस में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है जो करेक्ट आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर सीट का मतलब, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स की, या जो भी हमारे पहली बार मान लीजिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी बोलना चाहूंगा कि प्लीज 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 वर्ड्स एंड टर्म्स को थोड़ा सा पढ़िए, उनके मीनिंग आपको पूरे चीजों में से आपका माने एकदम बहुत ही अच्छे परिणाम आपके रिजल्ट्स में आ सकते हैं। ठीक है ना, ट्रू फॉल्स को हल्के में मत लीजिए, बहुत अच्छे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपको एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। SID ए हो गया। SID मस्ट बी अपडेटेड एनुअली बेस्ड ऑन डेटा एज द एंड ऑफ द मार्च। अभी क्या होता है, एनुअल अपडेट्स जिसको बोलते हैं, इंश्योर करता है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कीम का नेचर एंड एक्सपेंसेस अभी की स्थिति के हिसाब से कितना है। ठीक है, चलिए 22 हो गया। अब आगे चलते हैं 23 पे। अब क्या पूरा इसमें, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन। तो आप कमीशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन के बारे में देखिए चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही लगता है आपको। चलिए बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर इज, देखिए क्या हो रहा है, बी, AMC मस्ट अडॉप्ट अ फुल ट्रेल मॉडल ऑफ कमीशन फॉर ऑल द स्कीम्स, है ना। ट्रेल कमीशन जो होती है ना, ट्रेल कमीशन मतलब उसको मिलते रहता है, जैसे जैसे होता है बार बार मिलते रहता है, उसको बोलते हैं ट्रेल कमीशन। अलाइंस द डिस्ट्रीब्यूटर इंटरेस्ट विद द इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ, है ना। तो दोनों को फायदा होता है, एक तरफ इन्वेस्टर को फायदा हो रहा है और एक तरफ जो कमीशन अर्न करता है उसको फायदा, क्योंकि उसको ट्रेल कमीशन मिलते चली जा रही है। आगे देखते हैं 24, विच स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्ट प्लान इज ट्रू। अब डायरेक्ट प्लान के हिसाब से देखिए बहुत सारे तरीके के अलग अलग फंड्स होते हैं, किसी में डायरेक्ट होता है, किसी में ग्रोथ होता है, किसी में अलग होता है, तो इसी तरह से बहुत सारे टाइप के फंड्स हैं। अब ये चारों ऑप्शन में से आपको लग रहा है कि डायरेक्ट प्लान के हिसाब से ये सही कौन सा है। अब देखिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं एक बार। करेक्ट आंसर सी, डायरेक्ट प्लान्स डू नॉट पे एनी कमीशन टू डिस्ट्रीब्यूटर। ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट प्लान्स में कोई डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं मिलता है। बिकॉज नो कमीशन इज पेड, द सेविंग्स आर पास टू द इन्वेस्टर थ्रू अ हायर NAV। जो NAV को एक हायर करके जो इन्वेस्टर्स में जिसमें पैसा लगाया जाता है, लगा है जिनका इन्वेस्टर का, उनको ये कमीशन पास कर दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं 25। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, मैं आपको बताया था कि आज के डेट में, आज के जो इस वीडियो में 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, तो 25 मतलब लास्ट आपका क्वेश्चन हो रहा है ये। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट किड, KYD। अब देखिए चारों ऑप्शंस इसमें आपको दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन आपको सही दिखता है बताइए। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, किड इन्वॉल्व्स बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ द ARN होल्डर या डिस्ट्रीब्यूटर जिसको बोलते हैं, है ना। ये आपको बिल्कुल याद रखिएगा। नो योर डिस्ट्रीब्यूटर मतलब KYD बोलते हैं, जैसे हम लोग KYC में नो योर कस्टमर होता है ना, उसी तरह से KYD होता है। इंश्योर द पर्सन सेलिंग द फंड इज लेजिटिमेट, मतलब जो भी इंसान उस म्यूचुअल फंड को सेल कर रहा है वो एक माने जेन्युइन बंदा हो, है ना। इसका चीज का ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैंने आपको 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करा दिया, एक आपको मॉक टेस्ट के हिसाब से
आपके ट्रू फॉल्स के हिसाब से, और दूसरा जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। ठीक है, तो आई होप आपको 25 के 25 जो ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस मैंने आपको कराया, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये आ गया हमारा वीडियो का लास्ट। और आपको अगर ये वीडियो यहाँ तक आप आपने देखा है तो निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो 25 क्वेश्चंस के ट्रू फॉल्स के हिसाब से बनाया गया था। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने जो कुछ फ्रेंड्स एंड कलीग्स हैं जिनको इस तरह लगता है कि नहीं भाई उनको जरूरत है, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाते हैं, तो उनको शेयर कर सकते हैं ताकि उनका कॉन्सेप्ट आपका जैसे क्लियर हुआ है उनका भी क्लियर हो जाएगा, ताकि उनका भला होगा। ठीक है, तो बस इस तरह के वीडियोस देखते रहिए और अपना भविष्य को सुधारते रहिए, है ना। और एफर्ट्स पे ध्यान दीजिए, है ना, रिजल्ट्स पे नहीं, एफर्ट्स पे ध्यान दीजिए। मैं तो आपको रिजल्ट्स तो बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन एफर्ट्स आपका अगर सही है तो आपको उसी तरह का रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो इतना ही बोल के मैं अपना ये वीडियो एंड करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और आने वाले दिनों में मैं बैंकिंग, फाइनेंस और बहुत सारे ऐसी स्किल्स डेवलपमेंट की चीजें, मोटिवेशन की चीजें को लाने वाला हूँ, और काफी सारे वीडियो होने वाला है 2026 में। आशा करता हूँ आपका 2025 जो 26 है वो बहुत अच्छा कटेगा, और आपको बहुत ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं एंड करता हूँ वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।